8 सीटों के रन में किसके पक्ष में समीकरण को आप देख पा रहे हैं? जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वोटिंग हुआ है उसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है या बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है? देखिए पंकज जी, पहले फेज के कंपैरिजन में अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कि बेहतर स्थिति में बीजेपी आई है। फर्स्ट फेज में बीजेपी के बूथ पर या बीजेपी के लिए जो लोग काम कर रहे थे वो उतनी संख्या में नहीं थे, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन को थोड़ा सा वैसे तो मैं सहमत नहीं होता कि धर्म या जाति की चीजें राजनीति में लाई जाएं, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में सब होता है। तो जो हीट दिया उसका असर दिख रहा है, और उसका असर आज वोटिंग परसेंटेज में भी आप और हम देख पा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और अभी तो कई जगह पर पता चला 7 सवा 7 बजे तक भी काफी लंबी लाइनें थी, यानी अभी वोटिंग चल रही है। कई बूथ पर वोटिंग की स्थिति ऐसी थी कि 7 बजे तक भी वोटिंग हो रहा था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक एज मिलेगा। और जैसा योगेंद्र जी के बारे में आपने कहा कि वो 50 सीटों का बोल रहे हैं या 60 सीटें भी नहीं आएंगी, मुझे लगता है कि अभी तो 64 सीटें बची हुई हैं जिन पर वोटिंग होना है। तो मुझे नहीं मालूम योगेंद्र यादव जी किस कैलकुलेशन के हिसाब से ये बोल रहे हैं। जिन 64 सीटों पर अभी वोटिंग ही नहीं हुआ है तो वो किस आधार पे कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी चुनाव को वो खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 50 भी नहीं आएंगी, 60 भी नहीं आएंगी। तो योगेंद्र यादव जी तो बोल सकते हैं एक भी नहीं आएगी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बोलने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, और वो अपनी किरकिरी कराएंगे बाद में फिर सीटें कितनी आती हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इन 16 सीटों पे जिन पर 2 फेज में चुनाव हुआ है कितनी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि पहले फेज में बीजेपी थोड़ा पिछड़ी हुई लग रही थी। सेकंड फेज में बीजेपी ने काफी इंप्रूव किया है, मेरा आकलन खुद का ऐसा है, क्योंकि कई सीटों पर मैं खुद होकर आया हूँ। और अमरोहा सीट जैसे पिछली बार बीएसपी जीती थी, मुझे लग रहा है दानिश अली को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बड़ी भूल कर दी है। वो सीट तो मैं कह सकता हूं कि वहां भीतरी घात इतना ज्यादा है और एंटी इनकम्बेंसी दानिश अली के खिलाफ इतनी ज्यादा है कि वो तो बीजेपी शायद अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। दरअसल मैं कई प्रोग्राम में आप मेरी टीम का हिस्सा होते हैं, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और जिस तरीके से आप निष्पक्षता से अपनी बातों को रखते हैं, निश्चित रूप से मैं आपका कायल हूं शाहनवाज चौधरी जी, क्योंकि इंसान होता है उसका बायसनेस कहीं ना कहीं दिख जाता है, उसका इंक्लिनेशन। हम सब इंसान हैं, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, अपनी कुछ पसंद की चीजें होती हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि आप जिस तरीके से निष्पक्ष होकर के चीजों को रखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव सुनने लायक होता है। एक बात बता दो पंकज भाई, 17 साल से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूँ, सभी पार्टियों के लोग आते हैं। आज तक मैंने कभी बायस होकर बात ही नहीं की, मैं अपना ओपिनियन देता ही नहीं। मैं कहता हूँ जो जेन्युइन है वो सच्चाई सुनो। अब किसी को मेरी सच्चाई बुरी लग जाती है तो कोई बात यही होती है, जैसे मैं किसी पार्टी को लाइक कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट करने जाता हूं और वो पार्टी तो वहां पर हार रही है, तो रिपोर्टिंग में हमें कहना पड़ेगा कि वो हार रही है। वो हमारा प्रोफेशनलिज्म बताता है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा काम है। हाँ, हम निजी तौर पे किसी को पसंद और नापसंद कर सकते हैं, वो इंसानी चाहत है, इंसानी पसंद है। आलोक वत्स जी, आपको एक चीज और, योगेंद्र जी के साथी भी आज मिले थे मुझे जब मैं आ रहा था, अभी मैं इसलिए लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो मैंने वो बाइट उनका सुना तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा भाई अभी जिन सीटों पर चुनाव नहीं हुआ उनका आकलन कैसे किया योगेंद्र जी ने, उसका कोई आंकड़ा हमें बता दो, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत रणनीति तो बनाते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि बिना वोटिंग के ये कैसे बताया जाता है कि वोट सीट हारने वाले हैं। तो वो भी हंसने लगे। आलोक वत्स जी, आप क्या देख पा रहे हैं? 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, चुनाव का जो ट्रेंड है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें खास तौर पर, तो आप क्या देख पा रहे हैं? स्थिति कैसी है, कौन जीत रहा है? ओवरऑल अगर बात करेंगे जो आज चुनाव हुए हैं, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग पिछले बार से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे है, यहां पोलिंग शायद 54% से ऊपर नहीं गया है, अगर मेरी जानकारी सही है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जो मैंने गैदर किया था इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से 53.14% ही वोटिंग हुआ है। अभी फाइनल टैली नहीं आया है, अभी मेरे पास भी जो जानकारी है फाइनल टैली आना बाकी है। हाँ, तो पंकज भाई एक बात जानना चाहता हूँ, लगभग 58% के आसपास पहुंच रहा है, लगभग 58। तो मान लीजिए अगर शाहनवाज जी की बात मान भी ले 58%, तो इट इज मच लेस, पिछले से भी कम है।
पिछला तो 65.5% वोटिंग हुआ है फर्स्ट फेज में, ये तो उससे भी कम आ रहा है। तो ये थोड़ा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर जरूर बन रहा है कि क्या लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं, या तो वो मान गए हैं कि साहब मोदी जी की सरकार आ ही रही है, हमारी एक सीट अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। इस हिसाब से जो लग रहा है कि या तो वर्कर में थोड़ी शिथिलता आ गई है, या वोटर टर्नआउट उस हिसाब से नहीं किया है कि ठीक है जी सब सही चल रहा है। आपको याद होगा शाइनिंग इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का माहौल बन गया था और लोगों ने मान लिया था कि हम तो जीत ही गए, अटल जी तो आ ही रहे हैं, और क्या हासिल हुआ था उसके बाद 10 साल तक वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी विचारणीय चीज है। ठीक है, बहुत सी चीजें फेवर में मोदी जी के हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और मैं तो 15 दिन पहले तक कन्विंस था, 10 दिन पहले तक, कि इस बार मुसलमानों का भी एक अच्छा खासा वर्ग वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 10 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है उससे तो अब मैं कंफर्म आपको कह सकता हूं कि एक वोट भी नहीं मिलेगा। मैंने काफी हद तक इन लोगों के साथ बात की है, विदेशों से भी जो लोग टच में है उनसे भी बात की है, और मैं एकदम कन्विंस हो गया हूं कि अब एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। और जो वोटिंग पैटर्न है इनका, जो मतलब पोलिंग पैटर्न है पंकज जी, 3 बूथ इनका और 5 बूथ हिंदू का, बराबर का टैली देता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लियर और क्लीन स्वीप वाली कोई चीज मुझे दिखाई नहीं देती। मेरठ भी मामला फंसा हुआ है अरुण गोविल का, अलीगढ़ भी बहुत आसानी से नहीं निकलने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। एक सीट अगर आप एकदम कंफर्म पूछते हैं कि जिसको कोई नहीं रोक सकता जीतने से, वो है गौतम बुद्ध नगर, जो वहां कोई फाइट ही नहीं था, एक तरफा था एकदम। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है कि कौन खड़ा था सपा से या बसपा से कौन खड़ा है। ये हाई राइज बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं उनको तो कभी टाइम ही नहीं मिला इन लोगों से मिलने का। तो वो एकदम कंफर्म सीट है जहां डॉक्टर महेश शर्मा, और विक्ट्री मार्जिन क्या होगा, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो 4 लाख से ऊपर से जीतेंगे। तो रही मेरठ, रही गाजियाबाद की बात, वहां पर भी नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने जिस तरीके का रुख अपनाया हुआ है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, और लगातार उन्होंने मीटिंगें की हैं और वो एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हुए। हालांकि नोएडा में क्षत्रिय समाज ने डॉक्टर महेश शर्मा को सपोर्ट कर दिया, लेकिन वहां पर अभी तक अड़ा हुआ है कि साहब हम वोट में, और उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है वहां। और 6 लाख के लगभग बिहार पूर्वांचल का वोट है गाजियाबाद में, वो भी एक बड़ा निर्णायक फैक्टर है। तो इस सब मिला जुला के जो लहर था ना, जहाँ कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी जो खड़ा हो गया और बीजेपी के टिकट पे वो पार्लियामेंट चला गया, उस तरीके की स्थिति मुझे इस बार यहाँ बिहार इस सब में देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी बात से अगर मैं सहमत भी हो जाऊं तो क्या वोटर्स के पास कोई विकल्प नजर आ रहा है? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि वोटर्स के पास विकल्प है? अगर वो लहर नहीं है तो वोटर किसको वोट कर रहा है? देखिए पंकज जी, मोदी जी से आदमी नाराज नहीं है, लेकिन जो आदमी को टिकट मिला है उसको नहीं देखना चाहता है। खासकर उन लोगों को जिनको तीसरी बार टिकट मिल गई और जिन्होंने अपना कनेक्ट पब्लिक से लगभग नगर निकल बराबर रखा। मोदी जी के नाम पर निकल के आ गए थे और सोचे मोदी जी हर बार बैतरनी पार कराते। ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। पीपल आर नॉट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, दे आर अगेंस्ट द पर्टिकुलर कैंडिडेट। अब वो इस खौफ में किसी और को वोट कर दे
तो वो अलग बात है। देखिए जहां तक हाँ आप यूपी का और बिहार का जायजा ले लें किसी भी एंगल से, किसी भी पॉलिटिकल पंडित से, 80 का बात तो खैर दूर, जैसे 400 दिवा स्वप्न है वैसे 80 भी दिवा स्वप्न है यूपी में। अगर 60 मिल जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। अनुपम जी क्या कहते हैं? आलोक वत्स जी जो कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? पंकज भाई देखिए, मतलब अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से मैं बार बार कहता हूं, बड़ा एक तरफा चुनाव था जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने रंग भर दिया। बसपा के कैंडिडेट्स ने हर जगह चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया, पर वो चीज भी इतना परेशान नहीं करती जितना लो वोटिंग परसेंटेज। गर्मी की अगर बात करें तो 2019 से 14 में भी गर्मी थी। ऐसा नहीं कि 2019 में गर्मी नहीं पड़ रही थी या 2014 में गर्मी नहीं पड़ रही थी, लेकिन लो वोटिंग परसेंटेज मैं मान के चलता हूं। सामान्य तौर पे माना जाता है कि हाई वोटिंग सरकार के खिलाफ और लो वोटिंग सरकार के फेवर में जाती है, पर मैं इस तरह के जिसे कहना चाहिए असेसमेंट पे बहुत भरोसा नहीं रखता हूं। हमने देखा कि 80% से ज्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी और ममता बनर्जी चुनाव जीती, चुनाव ही नहीं जीती अब तक की सबसे ज्यादा सीटें पाई। तो इसलिए ये हाई वोटिंग और लो वोटिंग से चुनाव का असेसमेंट कम से कम मैं नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि अगर लो वोटिंग हुई है तो जाहिर है कि लोगों में उत्साह नहीं है। अभी मुझसे पहले वाले वक्ता कह रहे थे प्रत्याशियों के बारे में, तो ये लगातार तीसरा चुनाव है जब एकदम गुमनाम अनजान लोगों को टिकट दिए गए हैं, ये सोचकर कि साहब मोदी का चेहरा बिक जाएगा। लेकिन उससे और कुछ होता है नहीं होता है, वोटर्स का उत्साह खत्म होता है। 2-2 3-3 बार से जो लोग सांसद थे उनके टिकट क्यों काटे गए, इसका कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इसके चलते आप अगर उत्साह नहीं होगा तो आपका वोटर भी नहीं निकलेगा। मेरठ में आपने सोचा था कि हम अरुण गोविल को लाके पूरे प्रदेश को राममय कर देंगे, पूरा प्रदेश तो बहुत दूर की बात है, मेरठ राममय नहीं हो पाया, मेरठ में आपको दिक्कतें आ रही। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये भाजपा के लिहाज से सेफेस्ट फेज है। 7 सीटें आपने पिछली बार जीती, एक अमरोहा आप आ रहे थे। अमरोहा में ये हाल है कि साहब दानिश अली, जिनके फेवर में एक सहानुभूति वोट होना चाहिए कि आपने साहब संसद में मुसलमान होने की खातिर आपने अपशब्द सुने, आलोचना सुनी, तो वो सहानुभूति दानिश अली के साथ नजर नहीं आ रही। अब जो भी इसके कारण हो, शायद उन्होंने अमरोहा से डिस्टेंस बना के रखा, कुछ लोग कहते हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए तरीके पर, वॉट एवर बी द रीजन, पर दानिश अली को जिस सहानुभूति की उम्मीद थी वो वहां नजर नहीं आ रही है। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं उनका पूरा गेटअप अपना बड़ा इस्लामी है और वो मुसलमानों में बहुत तेज लोकप्रिय हैं। तो एक अमरोहा की सीट पिछली बार भाजपा ने नहीं निकाली थी। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि देखिए अमरोहा की सीट आपने पिछली बार निकाली थी। एक इसको इस तरह समझिए पंकज भाई कि 2014 में एक भी मुसलमान सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं होता है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी आती है समाजवादी पार्टी के साथ, और उसके बाद 5-5 सांसद हो जाते हैं। ये देखा गया कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको दलितों के वोट बहुत अच्छे से मिले, जहां यादव कैंडिडेट्स थे वहां दलितों के वोट इतने अच्छे से नहीं मिले, लेकिन जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स थे वहां उनको दलितों के वोट बहुत अच्छे मिले। अब ऐसे में जब इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही तो फिर वही 2014 जैसा हाल हो जाएगा जैसे 2014 में आपने अमरोहा हारा था। तो अब मैं मान के चलता हूं कि ये सेफेस्ट फीस। अब आप देखिए बुलंदशहर देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए और नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, 60% से ज्यादा 60, 61, 62, 63% यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार को वोट मिले, जो 2014 में भी मिले और 2019 में भी मिले। अगर महागठबंधन सामने है, सपा बसपा एक साथ है, उसके बाद इन तीनों सीटों पे भाजपा उम्मीदवार अगर 60, 61, 62, 63% वोट पा रहा है, तो अब जबकि सपा और बसपा अलग अलग है, आप कैसा स्विंग देखते हैं, कितना स्विंग हो जाएगा? आप देखें बागपत में आपको आप मथुरा में देखिए आपको अजीत जैन चौधरी हारते मिलते हैं। बागपत आप देख लीजिए, वहां पे बीजेपी लगातार 2 बार से कैसे स्वीप करी, आपको अजीत सिंह तक हारते मिलते। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी का सेफेस्ट फेज है। और इकलौती चिंता की बात जो उनके लिए है वो लो वोटिंग टर्नआउट है पंकज जी, लो वोटिंग टर्नआउट है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो मेरे पास जानकारी है
उस हिसाब से मैं आपको कहूं तो अलीगढ़, मेरठ और बागपत, इन 3 सीटों पर विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां तक नोएडा और गाजियाबाद का सवाल है, तो नोएडा और गाजियाबाद में बीजेपी बिल्कुल सेफ है। हाँ, जीत का मार्जिन कम हो सकता है। मेरठ में एक बात मैं पंकज भाई कहूंगा, मेरठ में शायद मंजूर साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना, शायद मंजूर बीच में नाराज हो गए थे, फिर वो उमरा चले गए थे, लेकिन लौट के नहीं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मुसलमानों को सपा से जोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ याकूब कुरैशी ने कुरैशी वोट बहुत बड़ी मात्रा में बसपा से जोड़ा। ये मैं बड़ी गारंटी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरठ जैसा वर्टिकल डिवीजन इन माइनॉरिटी वोट, जो मुस्लिम वोट है उसमें जैसा वर्टिकल डिवीजन मेरठ में हुआ है, वो शायद अब तक उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है।